Welcome to the first lesson of chemistry part 1। हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर से, जिसमें केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम अपने आप को सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाने से पहले हम मुख्तसरन ये जानने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो मजमून है ये है, इसका फोकस क्या चीज़ है, इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं या क्या चीज़ें सीखते हैं। तो चंद एक रोज़मर्रा मिसालों से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री का मजमून जो है वो क्या है। एक आम मुशाहिदे की मिसाल कि जब हम व्हेन वी पुट फायर टू द वुड तो क्या होता है, राख ऐश बनती है, उसके साथ धुआं निकलता है स्मोक, और उसके साथ हीट पैदा होती है। तो अब अगर आप ये तजर्बा ख़ुद करें और ये देखें कि लकड़ियाँ जलाएं, कुछ मकदार में उनका वज़न कर लें, मैस कर लें, और फिर जो ऐश पैदा होती है उसका मैस कर लें, तो आप ये देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होगा। तो ये फ़र्क बाकी का जो लकड़ियों का मैस है वो कहाँ गया है ना। तो इस तरह के सवाल जो हैं, वेयर इज़ मिसिंग मैस, ये एक सवाल आपके जहन में आ सकता है। दूसरी आप इस दूसरी एक मिसाल ये हो सकती है कि हमारे आम मुशाहिदे में आता है कि लकड़ी, वुड, पेपर, केरोसिन ऑयल, ये केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, कैच फायर क्विकली। जबकि अगर हम मेटल्स की बात करें, जैसे आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, या वाटर की बात करें तो दे डोंट कैच फायर। तो ऐसा क्यों होता है? ये जल्दी आग क्यों नहीं पकड़ते, और ये वुड, पेपर और केरोसिन ऑयल जल्दी आग क्यों पकड़ लेते हैं? इसी तरह हम आगे एक और मिसाल देखते हैं। ये मैं मुख्तलिफ आम मुशाहिदे से पैदा होने वाले मुख्तलिफ सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि कभी अगर आप घर में एक छोटा सा तजुर्बा करें, या अगर आपने पहले किया हो कि अगर आपको 5 लीटर पानी गर्म करना हो तो उसके लिए जितनी लकड़ियाँ दरकार होंगी उसके मुकाबले में बहुत कम वज़न केरोसिन ऑयल से आप यही काम कर सकते हैं, जिससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ वुड, same quantity of wood, I should say, same quantity of wood produces much less heat, much less heat than that of kerosene।
sorry, heat then kerosene oil. तो ये क्यों होता है, why? इसी तरह एक और मुशाहिदा, अब ये देखें कि हम मुख्तलिफ रोज़मर्रा के मुशाहिदे में आने वाली मिसालें देख रहे हैं, और ये सारे जिन मटेरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, लकड़ियाँ हैं, पेपर है, केरोसिन ऑयल है, ये हम आम ज़िंदगी में देखते हैं। तो अगर हमें अगली मिसाल ये है कि अगर आप देखें कि कभी आपके हाथों पे ग्रीस लग जाए अगर, तो आप या तो वॉश करते हैं सोप से या अगेन केरोसिन ऑयल से, जिससे ये पता चलता है कि बेसिकली ग्रीस जो है या कोई और ऑयल लग जाए आपके हाथों पे, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल जो है, तो आप फिर यही काम करते हैं कि उससे या तो साबुन से धोते हैं या केरोसिन ऑयल से, पानी से नहीं धोते। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे ग्रीस पानी में हल नहीं होती, वाई ग्रीस डजंट dissolve in water, जबकि केरोसिन ऑयल में हल हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। ये भी हम रोज़ाना सवाल देखते हैं। तो ये ग्रीस का ऐसा रवैया क्यों है पानी और मिट्टी के तेल के साथ, हालांकि बज़ाहिर देखने में मिट्टी का तेल और पानी दोनों लिक्विड ही हैं। इसी तरह एक और मुशाहिदा दोबारा केरोसिन ऑयल और लकड़ियों के बारे में, कि अगर आपने कभी देखा हो तो हम अक्सर घरों में आग जलाने के लिए लकड़ियों पर केरोसिन ऑयल फेंकते हैं। तो उसका मकसद ये होता है या उसकी वजह ये होती है कि केरोसिन ऑयल कैचेस फायर क्विकर दैन वुड, क्विकर दैन वुड्स। तो इसकी क्या वजह है। इसी तरह और एक मुशाहिदा, और मैं इसके बाद फिर केमिस्ट्री की तरफ आऊँगा कि इन सवालों का केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक़ है, कि अगर हम पानी को फ्रीज़र में रख दें, वाटर फ्रीजेस इन फ्रीज़र while cooking oil doesn't, तो ऐसा क्यों है। तो अब मैं केमिस्ट्री की तरफ आता हूँ कि ये मैंने आपके सामने ऐसे मटेरियल्स की मिसालें रखी हैं जो आप रोज़ाना देखते हैं, जो जिनसे किसी न किसी तरह से हमारे घरों में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है। और आपने देखा कि मुख्तलिफ़ मटेरियल्स मुख्तलिफ़ खसूसियात के हामिल हैं, और वो एक ही जैसे हालात जब उन पर मुसल्लत किए जाते हैं, एक ही तरह की कंडीशंस में दे बिहेव डिफरेंटली। तो ये अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ुद हमारा अपना वजूद जो है, ये सारे मटेरियल के बने हुए हैं। और अब इस तनाजुर में देखें कि इर्द गिर्द जो हमारे गिर्द मौजूद मटेरियल हैं, इन मिसालों से ज़ाहिर हो रहा है कि उनकी मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं, उनकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका मुख्तलिफ़ बिहेवियर है एक जैसी कंडीशंस में। तो इसका मतलब है कि ये वो मुख्तलिफ़ वो बिहेवियर्स देते हैं, मुख्तलिफ़ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो केमिस्ट्री जो है बेसिकली, अगर मैं अब केमिस्ट्री की तारीफ़ करूं, तो केमिस्ट्री की तारीफ़ हम यूँ कर सकते हैं इन मुशाहिदात और मिसालों की रोशनी में, कि केमिस्ट्री इज़ अबाउट मैटर, जो भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है इससे डील करती है। ये पहला नुक्ता हो गया।
दूसरी जो चीज़ है जिसके बारे में वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये जो ऊपर हमने सारे सवाल पढ़े हैं, इन सारे सवालों के जवाब किसी हद तक हमें केमिस्ट्री में मिलते हैं, और बहुत हद तक केमिस्ट्री में मिलते हैं। शायद चंद एक सवाल हैं जो जिनका सही जवाब ना मिलता हो या पूरा जवाब ना मिलता हो। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है जो जिसमें हम मैटर का मुताला करते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ का मुताला करते हैं और चेंजेस इन मैटर का मुताला करते हैं कि वो कैसे होती हैं और क्यों होती हैं, और मुख्तलिफ़ मैटर की किस्मों में मुख्तलिफ़ चेंजेस क्यों होती हैं। जैसे हमने देखा कि लकड़ी राख में तब्दील हो जाती है जब हम उसको आग लगाते हैं और साथ धुआं और हरारत पैदा होती है, लेकिन धातों को आग नहीं लगती। इस तरह मिट्टी के तेल को आग लग जाती है, पानी आग को बुझाने के काम आता है और मिट्टी का तेल जलाने का काम आता है। देखने में दोनों लिक्विड्स हैं। तो इन तमाम चीज़ों के और इन तमाम सवालों के जवाब जो मजमून हमें देता है वो केमिस्ट्री है। यहाँ एक चीज़ हमें और जहन में रख लेनी चाहिए कि फिज़िक्स आल्सो स्टडीज़ मैटर, लेकिन एट अ डिफरेंट लेवल। केमिस्ट्री जनरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ये इन सारी चीज़ों को बाद में हम पढ़ेंगे। अगर आपको पहले अच्छी तरह से नहीं पता एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, तो अभी हम थोड़ी देर में इनके बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉलिक्यूलर जो स्केल है इस पे मैटर की स्टडी करती है, जबकि फ़िज़िक्स जो है वो सब एटॉमिक लेवल तक और बहुत ज़्यादा फंडामेंटल लेवल पे मैटर को देखती है। तो ये केमिस्ट्री है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद मादा यानी मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला केमिस्ट्री में करता है। अब हम केमिस्ट्री के पहले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एटम। अच्छा, एटम क्या है? जैसा कि हमारे फिर मैं ये बात करूँगा कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ मैटर की बनी हुई है। खुद हम मैटर हैं, लकड़ी मैटर है, दीवारें मैटर हैं, हमारे टेबल मैटर हैं, कुर्सी, हम आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें भी हैं, पंखे, खिड़कियाँ, सब मैटर की बनी हुई हैं। तो जैसा कि हमें पता है अगर हम एक मकान, एक बिल्डिंग या एक दीवार की बात करें तो एक दीवार किस चीज़ की बनी होती है, उसका बेसिक यूनिट क्या होता है जिनको मिला के उस दीवार को तामीर किया गया। तो आपके जहन में जो पहली चीज़ आती है ज़ाहिर है दीवार के जो यूनिट है या जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं। तो इसी तरह सवाल ये है कि जो तमाम हमारे इर्द गिर्द मैटर है, क्या इसका कोई बुनियादी एक यूनिट है जिससे मिल के ये मैटर बना है? तो अगर हम अपने आप को केमिस्ट्री के मजमून के अंदर महदूद रख के देखें तो जो हमारा जवाब होगा उस यूनिट के बारे में कि मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, जो भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ मौजूद है उसकी यूनिट क्या है, तो वो उसका एक सादा जवाब होगा कि वो एटम है। गो ये स्टेटमेंट पूरी तरह दुरुस्त नहीं है कि लेकिन केमिस्ट्री के अंदर रहते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है, जिस स्केल पे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो या तो एटम है या इससे बड़े यूनिट्स हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स खुद एटम से मिलके बनते हैं। तो बुनियादी जो चीज़ है वो एटम है। शुरू में तो एटम के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि ग्रीक्स का ख़ास तौर पे ये ख्याल था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, कि ये
मज़ीद तकसीम नहीं हो सकते। ये ग्रीक्स का ख्याल था, which was wrong, which later on proved to be wrong। तो एटम तकसीम भी हो सकते हैं और ये फंडामेंटल यूनिट भी नहीं है। और अब हम जानते हैं जदीद तजर्बात की रोशनी में कि एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बनते हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि एटम जो है वो मैटर की यूनिट है। तो अब इसको मज़ीद समझते हैं कि एटम को बेहतर समझने के लिए हम एलिमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एलिमेंट ऐसा है कि अगर हम कायनात का कोई मैटर पिक करें, एनी सैंपल ऑफ मैटर, कहीं से भी, जो हमारी नॉन यूनिवर्स है, ज़मीन से, आसमान से, या ज़मीन से, या चाँद से, या किसी सितारे से, कोई भी हम मैटर उठाएं तो वो जो मैटर होगा ज़ाहिर है उसमें एटम्स मौजूद होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सारे एटम्स एक जैसे होंगे? नहीं। हम मैटर को उठाएंगे और उस मैटर का अगर हम तज्जिया करें, उसमें देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो हम ये देखेंगे कि वो बना हुआ तो मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। यानी मादा बना हुआ तो एटम्स का ही है, बट देयर आर डिफरेंट एटम्स। अच्छा, डिफरेंट एटम्स हैं तो कितने डिफरेंस है? तो अगर हम नेचुरल मैटर लें जो फितरत में, नेचर में खुद ब खुद से एग्जिस्ट करता है, जिसे इंसानों ने नहीं बनाया, तो तकरीबन 94 टाइप्स के एटम्स हमें मिलते हैं। टाइप्स ऑफ एटम्स मिलती हैं नेचुरली। तो इन 94 टाइप्स में से हर टाइप को हमने एक एलिमेंट का नाम दे दिया। यानी एक ही जैसे एटम से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और यानी इससे मुराद ये है कि बुनियादी तौर पे ये पूरी कायनात 94 किस्म के या 94 टाइप्स के एटम्स से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि कायनात से हम कहीं से भी मादे का कोई एक सैंपल उठाएं, मैटर का एक सैंपल उठाएं और उसका एनालिसिस करें, तो उसमें जो एटम पाए जाएंगे वो इन 94 टाइप्स में से किसी एक के साथ, इन टाइप्स में से ही होंगे, इनसे बाहर नहीं होंगे। तो इसलिए अब अगर हम एक एटम हमारे पास यहाँ मौजूद है, अब मैं मिसाल देता हूँ, मसलन एक सादा तरीन एटम हम कंसिडर करते हैं जिसके मरकज़ में एक प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाहर एक उसके बाहर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब हम इस तरह के एटम का हमने एक नाम रख दिया है हाइड्रोजन। अब हमें इस कंपोजिशन के साथ, इस शक्ल के साथ, यानी
कोई और एटम जिसके मरकज़ में एक प्रोटॉन हो और जिसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा हो, तो ये एटम जो दूसरा है, जो हमें पहले जो है ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये दोनों खुसूसियात के एतबार से बिल्कुल एक जैसे होंगे। अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़, अपनी तमाम करेक्टरिस्टिक्स के एतबार से ये दोनों एटम्स टाइप 1 एंड टाइप 2 वुड बी एग्जैक्टली सेम, जिसका मतलब ये है कि ये भी हाइड्रोजन ही है और ये भी हाइड्रोजन ही है। और अगर कोई एटम इससे मुख्तलिफ होगा तो इसका मतलब है वो हाइड्रोजन का एटम नहीं है। और इस तरह हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसका एटम इस तरह का होता है। तो हर एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताता चलूँ कि नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स जो हैं या नेचुरली हैंड राइटिंग नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, जिसका ये मतलब है कि टाइप्स ऑफ एटम्स नाइन्टी 94 हैं और टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो तकरीबन जो है 118 हैं। तो 94 नेचुरली एग्जिस्टेंट हैं और बाकी जो हैं वो मैन मेड हैं। कितने हैं? 6, और ये तकरीबन कोई 24 के करीब जो हैं वो 24 मैन मेड एलिमेंट्स। तो टोटल जो हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले हम ये देखते हैं कि आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़रूरी है जानना। मैंने एटम की बात की, इसमें देखें, ये एक सादा एटम है और इसमें इसके मरकज़ में एक प्रोटॉन है और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। और आपको मैं बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसका मतलब ये है कि कोई भी एटम जो होता है वो एज इन टोटल एन एटम इज न्यूट्रल, यानी एटम पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। ये बहुत अहम बात है, आप नोट कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम एटम्स को अपनी आंख से तो नहीं देख सकते। एक तरीका है इसको इनडायरेक्टली देखने का कि कुछ हमारे पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंसानों के बनाए हुए हैं कि जिनसे हम करीब करीब एटम्स को देख सकते हैं कि वो एटम्स किसी मादे में किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं या वो किस तरतीब में लगे हुए हैं। मैं ऐसी ही एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये ग्रेफाइट है और इसमें ये जो आपको सफ़ेद डॉट्स नज़र आ रहे हैं
ये है मसलन ये सफ़ेद, ये जहाँ पे मैं नुक्ते लगा रहा हूँ, ये जो एरियाज़ हैं, ये वाले, ये जो एरियाज़ हैं, ये कार्बन के एटम्स की मौजूदगी का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ एटम है। और ये जो डार्क स्पेसेस हैं, ये खाली जगह हैं, एटम्स के दरमियान इंटर एटॉमिक स्पेसेस हैं। ये इनको मैं कह देता हूँ इंटर एटॉमिक स्पेसेस। and these are atoms of carbon। अच्छा, अब ये यहाँ तो हमें बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है। ये ग्रेफाइट का स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया इमेज है, STM इमेज है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये एक यूनिट लिखा हुआ है, आपको इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सामने एक फुटा या स्केल रखें और उस पे देखें कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। अब यहाँ जो ये स्केल है, ये जो स्केल है, ये इतनी जगह को इतना मैग्नीफाई किया गया है। दरअसल ये जगह जो है 1 सेंटीमीटर का 1 बिलियंथ पार्ट है। अगर इस फिगर से 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करें तो जो आपके पास साइज आता है, जो स्केल आता है, ये है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी छोटी तस्वीर है और एटम्स हमारी ऑर्डिनरी जो चीज़ें हैं, जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं मौजूद चीज़ें, उनसे कितने छोटे होते हैं। अच्छा, अब अभी तक हमने सीखा कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है। अब हम आगे देखते हैं, अभी हमने देखा कि एटम्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं, और फिर हमने ये देखा कि एटम्स को देखा कैसे जाता है, वो भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे वो है मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल की सादा तरीन तारीफ़ तो ये है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट और पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, the smallest particle of a substance which can exist independently। अच्छा जी, और अब इसमें हम ये एक एटम पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो अगर एक एटम पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल हो तो हम उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। 2 एटम्स पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो उसे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, और तीन एटम्स पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो उसे हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, एंड सो ऑन। यानी ये तादाद हज़ारों तक जा सकती है। एक मॉलिक्यूल जिसकी मैं उससे पहले आपको चंद मिसालें दूं, मसलन हीलियम जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक एटम
इंडिपेंडेंटली रह सकता है। तो हीलियम का मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की मिसाल है। उसके बाद अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एक एटम अकेला आज़ादाना नहीं रह सकता, बल्कि हाइड्रोजन इस तरह करता है कि अपने एक साथी हाइड्रोजन को साथ मिला के रहता है। ये ऐसे ही है जैसे दो एटम्स रहते हैं मिलके, और ये आज़ादाना रह सकते हैं। तो हाइड्रोजन एक H2O डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की मिसाल है। एक ख़ास किस्म की ऑक्सीजन जो ओजोन लेयर में पाई जाती है, हमारे ऊपर फ़ज़ा में बहुत बुलंद, उसमें ऑक्सीजन जो है वो 3 एटम्स मिल के रहते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो O3 या ओजोन जो है वो ट्राई एटॉमिक उसकी मिसाल है। और ये आपने देखे कि ये मॉलिक्यूल्स एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स मिल जाएं तो भी मॉलिक्यूल होता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस में हमने देखा। लेकिन ज़रूरी नहीं है। 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के कुछ एटम्स मिलके भी एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मसलन अगर नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम आपस में मिल जाएं तो ये NH3 एक केमिकल कंपाउंड है वो बनाते हैं। अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम्स मिल जाएं तो ये एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जिसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इस तरह बहुत सारी और मिसालें हैं कि अगर हाइड्रोजन के 2 अगर हाइड्रोजन के अगर कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल मिले तो ये ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये रिलेटिवली बड़ा मॉलिक्यूल है। इसमें आप देखें 24 एटम्स हैं। ये उससे छोटा है, इसमें 7 एटम्स हैं, इसमें 4 एटम्स हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। तो मॉलिक्यूल इतने बड़े बड़े भी होते हैं कि उनमें हज़ारों की तादाद में एटम्स होते हैं। मैं अभी आपको एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ जो कि जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और ये हमारे खून में पाया जाता है कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल, और इसी की वजह से हमारे खून का रंग सुर्ख भी होता है। और यही वो मॉलिक्यूल है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन जज़ब करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और इसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो थाउजेंड्स में है। ये जो ग्रीन बॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और बाकी इसमें कुछ नाइट्रोजन होती है। आयरन का गालिबन एक एटम होता है और कुछ दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। तो आलमोस्ट इसमें जो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसकी पूरी पिक्चर आपको नज़र नहीं आ रही। इसमें एक रफ एस्टिमेट है कि हीम मॉलिक्यूल contains nearly 10,000 atoms, so imagine how big this would be। तो ये अभी हमने सीखा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल्स
इंडिपेंडेंट एटम्स होते हैं या एटम्स के ग्रुप्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब हम एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बहुत अहम भी है, वो है आयन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। एज होल इज न्यूट्रल। तो अब देखना ये है कि आयन क्या होता है। तो और अभी मैं आपको एक सादा से एटम की मिसाल भी दी थी जिसमें हाइड्रोजन की मिसाल दी थी, जिसमें हम ये देखते हैं कि उसके दायरे में एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है और उसके मरकज़े में, उसके न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव प्रोटॉन मौजूद है। अगर ऐसा किया जाए कि इस एटम से, न्यूट्रल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से निकाल बाहर किया जाए और ये बाकी सिर्फ प्रोटॉन रह जाए, तो इस पूरे एटम पे जो टोटल इसका चार्ज है, यहाँ हम देखते हैं कि इस पूरे बॉक्स पे 0 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे इस पे चार्ज +1 आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया। इसको यूँ लिखा जाएगा। इसी तरह हम इसी एटम के साथ एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये है कि अगर हम इसी एटम से इसी एटम में एक और इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती डाल दें किसी तरीके से, यानी इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाएं बैक वक्त, तो इस पे अब ये देखें, यहाँ इस पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ इस पे ये इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस प्रोटॉन के चार्ज के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इजाफी है, तो इस पे -1 चार्ज आएगा। इसको इलामती तौर पे ऐसे लिखेंगे, इलामत हाइड्रोजन की H डाल के ऊपर माइनस का सिंबल और यहाँ प्लस का सिंबल। तो इसको हम कहेंगे आयन। ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है और ये हाइड्रोजन का नेगेटिव आयन है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि आयन, और ये एटॉमिक आयन की अभी तारीफ बनेगी कि आयन ऐसा एटम है जिसने या तो एक इजाफी इलेक्ट्रॉन, एक या दो इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, या उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो आयन्स ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिन पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। तो ये काम जो एक एटम कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स भी कर सकता है, यानी बेसिकली एक मॉलिक्यूल भी ऐसे कर सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी ऐसे कर सकता है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब कर ले या कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, या छोड़ दे, रिलीज़ कर दे। तो उस केस में वो डिपेंड करता है कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उसको हम पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कहते हैं। ये एक पॉजिटिव आयन है, ये एक नेगेटिव आयन है। तो इसी तरह ये आयन्स जो हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस में इनका बड़ा अहम रोल होता है। तो इनकी हमारे पास मिसालें हैं। अगर फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर लेता है तो नेगेटिव फ्लोरीन फ्लोराइड आयन बनता है। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है तो क्लोराइड आयन बनता है। इसी तरह एक ग्रुप है एटम्स का जिसमें सल्फ़र 1 है और 4 ऑक्सीजन है। वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व करता है तो वो सल्फेट बनता है।
ये इस आयन का नाम है, ये और इस 2 जाहिर कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं।